वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है क्लासरूम की तरह मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको जब तक कि करके ना बताया जाए ये समझ में आता नहीं है। अगर मैं चाहता तो ड्राइंग बना देता, लेकिन ड्राइंगें आपको पता है सारी बनी हुई हैं, हर किताब में हर नेट पे भरी हुई हैं। लेकिन किस तरह बनाते हैं ना, तो वो मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा कि बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा और आप जब चाहेंगे, बल्कि आप ड्राइंग को देखते ही बता देंगे कि ये वेक्टर ग्रुप क्या है। तो पहले तो तरीका बताता हूँ, फिर आपको मैं ये बताता हूँ कि देखते ही कैसे बता देंगे। तो ये इस तरह से किताबों में ना दिया हुआ है, ना मैंने कोई खुद भी देखा लेक्चर के किसी में इस तरह बताया हो कि आप बस वाइंडिंग की डायग्राम देखें और आप बता दें। अब देखिए मेरे पास ये एक वाइंडिंग मैंने बनाई है और मुझे पता करना है कि इसका वेक्टर ग्रुप क्या है। इसका ये डेल्टा जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये है dy1, सॉरी ये है dy, और मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। अब देखते वन है नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन मुझे नहीं लगता वन है, क्योंकि मुझे पता है कुछ और है। बहरहाल ये dy क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। याद रखें, जो पहला होता है वो कैपिटल में लिखते हैं, उसका मतलब होता है प्राइमरी, और जो स्मॉल लेटर में लिखते हैं उसका मतलब होता है सेकेंडरी। और वोल्टेज और जो रोटेशन लीडिंग और लैगिंग का होता है वो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, और विद रेफरेंस टू आप हाई वोल्टेज वाइंडिंग लेते हैं। अब कैसे शुरू करें और कैसे बनाएं, इस डायग्राम को आप देखें। इसमें एक डेल्टा बना हुआ है, उसमें क्या है, ये A1 B1 C1, ये बाहर से बिजली आ रही है। ये स्मॉल ABC1 जो है, ये बिजली यहाँ से आप लोड करके आप बिजली ले रहे हैं, यानी ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, D लिखा है, ये Y लिखा हुआ है छोटा। अब आप इसमें देखें कि ये A1 एक तो वाइंडिंग से कनेक्ट है, और दूसरा किससे कनेक्ट है, C2 से। A1 किससे कनेक्ट है, एक तो वाइंडिंग से, और यहाँ दूसरा C2 से। इसी तरह B1 किससे कनेक्ट है, एक तो वाइंडिंग से, दूसरा A2 से। इसी तरह C1 का जो फेज आ रहा है, लाइन आ रही है बाहर से, वो किससे कनेक्ट है, वो कनेक्ट है इस वाइंडिंग से, और यहाँ पर B2 से। अब मैंने क्या किया है कि मैंने ये रेड येलो ब्लू लिख दिया, जैसे कि मैंने और वीडियो बनाई है कि हम लोग आती हैं रेड येलो ब्लू के, तो लिख दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है लिखना। और यहाँ पर भी ये मैंने एक रेड लिख दिया है, और क्या है तो यहाँ पर हम इसको स्मॉल में लिख दें, रेड येलो और ब्लू। तो ये मैंने वैसे ही लिख दिया है। अब कैसे बनाते हैं, आप तरीका अच्छी तरह समझ लेंगे तो किसी कभी बना लेंगे, ये मेरा आपको गारंटी है कि आप कोई भी वेक्टर डायग्राम बना सकेंगे किसी की। और फिर आखिर में बताऊंगा कि आप बस देख के ही बता दें कि ये कौन सा होगा। असल जो यूज़ में हो रहे हैं वो आपको पता है, dy11 है, yd11 है, और dy1 है, इस तरह के आपको मिलेंगे, स्टार स्टार मिलेगा। लेकिन सबसे मुश्किल चूँकि डेल्टा स्टार के कनेक्शन होते हैं, तो मैंने यहाँ पर डेल्टा स्टार लिया है। सबसे पहले ये करें कि एक ट्रायंगल बनाएं। आप मैग्नीट्यूड हर वेक्टर का बराबर है फेस का, तो बराबर आपके ये साइड बनाएंगे आप ड्राइंग में, अंदाज़न नापना कुछ नहीं है। और यहाँ पर A1 B1 C1 ये जो टर्मिनल है ये लिख दें बाहर, जो आपको मिल रहे हैं, ये बाहर मिल रहे हैं ना, ये तो अंदर है, ट्रांसफार्मर है पूरा, ये इस ट्रांसफार्मर के अंदर है, ये चीज़ बाहर है जो आपको मिल रही है, ये चीज़ तो अंदर है। सब इस तरह ये सारी चीज़ें अंदर है और आपको वो बाहर मिल रहा है। तो ये जो बाहर टर्मिनल है A1 B1 C1 ये लिख दें। अगर आप नॉमेनक्लेचर आप इस्तेमाल करेंगे अपने आईसी का, तो वो आपको इस तरह कैपिटल 1 कैपिटल 2 इस तरह बार में वहाँ पर शो मिलेंगे, ये रोमन रोमन वाले ऐसे मिलेंगे। तो इससे जो कि ज़रा कन्फ्यूजन होता है बनाने और पढ़ाने में, तो मैंने A1 B1 C लिखा है, ये भी तरीका नॉर्मल है। और H1 H2 H3 भी होता है। तो ये आईसी में ऐसे मिलेगा, ये आईसी में अगर देखेंगे तो ये ऐसे आपको ड्राइंग में मिलेगा। आईसी आप ट्रांसफार्मर की देख लें, इस तरह मिलेगा ये 76 जो है। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाएं और A1 B1 C1 लिख दें। और अब देखें कि A1 के साथ क्या कनेक्ट है। A1 के साथ जो है वो C2 कनेक्ट है, वाइंडिंग को छोड़ दें, वाइंडिंग तो मैंने ये बना दी ना, ये अभी फ़िलहाल ये वोल्टेज शो कर दिए बाहर से। A1 किससे कनेक्ट है, C2 से, ये तो वाइंडिंग से तो है ही, ये तो हो गया वाइंडिंग। लेकिन A1 और किससे कनेक्ट है, C2 से। तो यानी A1 और C2 जो है वो एक ही बात है। A1 देखें ना, ये और ये अगर एक तार से मिला दोगे तो एक ही बात हो गई ना।
तो A1 और C2 एक ही चीज़ है। फिर आप देखेंगे ये B1 किससे डायरेक्ट है, A2 से, तो B1 के साथ आप लिख दो A2। और C1 वाइंडिंग तो अपनी जगह है, लेकिन C1 और किससे कनेक्टेड है, C1 किससे कनेक्टेड है, C1 कनेक्टेड है B2 से, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ B2। ठीक है। अब आप खुद देखें कि ये इस तरह से मैं रिपीट करता हूँ, A1 B1 C1 पहले लिखें, उसके बाद क्या करें कि चेक करें कि A1 किससे डायरेक्ट लगा हुआ है, फॉरगेट अबाउट द वाइंडिंग, वो डायरेक्ट लगा हुआ है C2 से, वहाँ C2 लिख दें। इसी तरह B1 किससे डायरेक्ट है, वो A2 है तो A2 लिख दें। C1 किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, टर्मिनल से, वाइंडिंग का टर्मिनल है ना, अंदर है, लेकिन ये आप यहाँ पर लिख दें। अब क्या करें, अब ये देखें कि आपके पास ये सारे मैंने जितने भी टर्मिनल यहाँ पर हैं पूरे मैंने लिख दिए हैं। अब A1 और A2 के दरमियान में कौन सी वाइंडिंग है, A1 और A2 के दरमियान में ये वाइंडिंग है, इस पर मैं लिख रहा हूँ रेड। अब मैं यहाँ पर दूसरा कलर लगा देता हूँ ताकि अलग अलग पता चलता जाए, इस पर मैं लिख देता हूँ रेड। B1 और B2 के दरमियान में क्या कनेक्ट है, वाइंडिंग येलो। एंड C1 और C2 के दरमियान में क्या कनेक्ट है, ब्लू। तो ये RYB हो गया। ठीक है, देखिए कितने आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमें इस साइड का देखना है, इसमें जो ये वाइंडिंग है सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें कौन सा वोल्टेज रिफ्लेक्ट होके मिल रहा है, ये वाला, ये वाला, कौन सा, ये वाला, यहाँ पर ये वाला आ रहा है। तो इसको कैसे, इसका मतलब है कि ये और ये वोल्टेज जो है पोलैरिटी के हिसाब से ये इन फेज हैं, और इसको पहले इसके अंदर क्या करेंगे, एक बनाए आप इमेजिनरी स्टार, और ये हो गया एन, इमेजिनरी स्टार यहाँ पर बना दिया अंदर। अब ये इसके अंदर जो वोल्टेज है वो ये वाला है, इसके अंदर जो वोल्टेज है ये है डेल्टा वाला, फेज वोल्टेज। एक बात याद रखें बड़ी इंपॉर्टेंट, जितने भी वेक्टर डायग्राम बनती है और जब हम बात करते हैं वेक्टर ग्रुप की, तो जो कंपैरिजन होता है ना, ये कि एंगल आगे पीछे का, ये जो है ये फेज वोल्टेजेस में होता है। याद रखें, कभी सवाल पूछ ले कोई कि ये फेज वोल्टेज होता है या लाइन वोल्टेज होता है, तो ये फेज वोल्टेज होता है। जो वेक्टर बना आपको नज़र आता है ना, ये फेज वोल्टेज है, क्योंकि वेक्टर का जो साइज होता है वो मैग्नीट्यूड जाहिर करता है, तो फेज होता है। ये एक अजाफी बात थी, मेरे ध्यान में आ गई तो मैंने कहा आपको बताओ। अब देखें कि आप क्या करें। अब ये वोल्टेज जो सेकेंडरी में स्मॉल आर में आ रहा है, आर में, तो वो अगर आप ए और एन के, A1 और N के दरमियान में बनाए, तो वो इसका रिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब है कि वो बनेगा यहाँ पे, ये वाला, और ये जो एंगल है ये ऐसे, क्या मतलब हुआ, इसके पैरेलल में बन रहा है, पैरेलल। जब ये पैरेलल बन रहा है तो ये एंगल कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। क्योंकि देखिए ये तो यहाँ पर 90 डिग्री है ना, यहाँ तक अगर आप नीचे तक बढ़ाएंगे 90 डिग्री, ये 90 है ये। तो अगर आप देखें तो ये पूरा जो है ये 30 डिग्री हुआ, ये 90 और ये 30, तो ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। आपको ये मेरा ख्याल है कि बेसिक टिग्नोमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री तो समझ में आ रही है कि ये एंगल जब इसके पैरेलल ये लाइन यहाँ लेंगे तो ये एंगल 30 डिग्री का आएगा। क्योंकि ये देखें ना, ये 90 है, अब इसके पैरेलल में यहाँ लाइन लेंगे आप इसके साथ वाली, तो ये एंगल 30 डिग्री का होगा। अब रोटेशन क्या है, फेज रोटेशन ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा कि प्राइमरी लीड्स सेकेंडरी बाई 30 डिग्री, यानी कि ये हो गया डी वाई प्राइमरी लीड्स द सेकेंडरी, नहीं सेकेंडरी लीड्स, सॉरी ये तो उल्टा है ना, तो सेकेंडरी लीड्स तो प्राइमरी के हिसाब से लिखूंगा मैं, सॉरी, इसीलिए मैं क्लासरूम का करता हूँ कि देखें हो जाता है ना, ये अब आपको समझ में ज़्यादा आएगा, गलत हो गया सही हो गया। प्राइमरी लैक्स सेकेंडरी बाई 30 डिग्री, क्या हो गया कि प्राइमरी लैग कर रहा है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो पहले तो ये सेकेंडरी पड़ गया। अब
प्राइमरी क्या है, डेल्टा है, तो डेल्टा वाइंडिंग लैक्स दी स्टार वाइंडिंग बाई 30 डिग्रीज, ये हो गया। अब इसको क्लॉक की शक्ल दे लें, इसको क्लॉक की शक्ल दे लें, या जगह कर लेता हूँ मैं, क्लॉक की शक्ल दे लेता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। अब आप इसको जब क्लॉक की शक्ल दे देंगे पूरे को, तो ये तो हो गया 12 और ये हो गया 11, तो इसको हम कहेंगे DY11। देखिए कितना आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। मुझे तो लग रहा है बड़ा आसान है, आपको हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन पूरा मैंने तरीका बताया। किताब में तरीका नहीं बना, कहीं पर भी आप देख लें आपको तरीका नहीं मिलने वाला। तो इसको मैंने समझ के, फिर ज़ाहिर है पढ़ना पढ़ाना होता ही है, तो मैंने सोचा कि बनाया जाए, क्योंकि जो चीज़ मुझे मुश्किल लगती है तो फिर सबको ही, बहुत लोगों को मुश्किल लगती है, लेकिन बहुत से तो आजकल के बच्चे बहुत अच्छे और काबिल हैं, उनको हो सकता है कि मालूमात हो जाती हो, लेकिन है ये ज़रा टेढ़ा मसला इसको बनाना। अब मैं कह रहा था ना कि देख के ही बता दो। देख के कैसे बता दो? देख के ऐसे बता दो कि अगर आप देखें कि A1 और C2 मिले हुए हैं, A1 को C2 से मिलाया हुआ है, तो वो DY11 होगा। अभी ड्राइंग जो है ना, ये अगर ड्राइंग में कुछ भी ना बना हो और मैं इसको बदल दूं, यानी कि मैं अगर इसको ये यहाँ से इसको ना मिलाऊं, बल्कि ये मैं B2 को मिला दूं, तो डिफरेंट हो जाएगा, वो DY1 हो जाएगा। तो याद करने का क्या हो गया कि अगर A1 टर्मिनल C2 से मिला हो, यानी कि A1 टर्मिनल डायरेक्टली जो आ रही लाइन वो C2 से मिली हो। C2 क्या है? थर्ड वाइंडिंग या ब्लू वाइंडिंग का अंदर वाला फेज, अंदर वाला टर्मिनल है। अगर A1 को C2 से मिला दिखाया होगा तो वो DY11 होगा, और अगर A1 को B2 से मिलाऊंगा मैं, यूँ एक और डायग्राम करूँगा बाद में, तो DY1 हो जाएगा। तो याद रख लें, कितना आसान तरीका है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बनाए ट्रायंगल, काली जो बनी है, A1 B1 C1 लिखें। उसके बाद देखें कि A1 किससे कनेक्टेड है, C2 से, C2 हो गया। B1 किससे कनेक्टेड है, B1 कनेक्टेड है A2 से, वहाँ A2 लिख दें। C1 किससे कनेक्टेड है, B2 से, B2 लिख दें। अब देखें कि वाइंडिंग किसके दरमियान है, A1 A2 में रेड वाइंडिंग है, A1 A2 रेड वाइंडिंग, फिर ये येलो ब्लू, ये B1 B2 C1 C2, ये आ गया। एक इमेजिनरी ट्रायंगल बनाए, न्यूट्रल लिखें बीच में, और उसके बाद यहाँ पर जो है ये इसके अंदर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है रेड फेस में, वो इसका वोल्टेज रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो इसके पैरेलल यहाँ पर ये एक लाइन बनाए। ये एरो की ज़रूरत है नहीं, ये बना दें आप ऐसे। ऐसे बनाने के बाद आप देखें कि ये आपको पता चल गया कि ये वाली लाइन जो है दी 30 डिग्री हो गई प्राइमरी से। अब ये क्या है, यहाँ पर नंबर डाल दिए, घड़ी के ये नंबर मैंने डाले हुए हैं 11 और ये 12, ये 12 बजे। अगर इधर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, इधर ये 1 है, 1 पे कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए, ये एक कितना आसान है। आप इसको अगर समझ रहे हैं तो बहुत आसान है। एक दो दफ़ा अगर देखेंगे और बनाएंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही आसान तरीका हो गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है, देखें प्योरली यह वॉलंटरी वर्क है फॉर दी हेल्प ऑफ आवर इंजीनियर्स, तो आप इसको ज़रा आम कर देंगे तो लोगों का फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कमर्शियल कोई व्यूअर्स इतने नहीं आते कि आप समझें कि मुझे कोई पैसे मिलने वाले हैं इससे।